स्टेज हो या कैमरा, एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना ही नहीं होता, ये इमोशंस को जीने का एक आर्ट होता है। हर एक्टर की जर्नी में डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं, कभी पैशन, कभी स्ट्रगल और कभी रिजेक्शन भी। आज की बातचीत इसी छोटी सी जर्नी को समझने की एक कोशिश है। नमस्कार, मैं पूर्णिमा और दिल से विद पूर्णिमा में आज की मेरी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर स्वास्तिका चक्रवर्ती, जो भोपाल से थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और फिल्म आर्टिस्ट भी हैं। नमस्कार डॉक्टर स्वास्तिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, डॉक्टर स्वास्तिका जी की जो फिल्म की और थिएटर की जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो क्यों ना हम उनसे कहें कि वो यादों के गलियारे से कोई अपनी जर्नी के छोटे छोटे ग्लिम्स शेयर कर दें हमारे साथ। नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार एंड थैंक यू पूर्णिमा, आपने हमें बुलाया और हमेशा अच्छा लगता है कि हम एक हल्की सी झलक अपने बचपन में चले जाएं या युवाओं का जो दौर रहता है वहाँ चले जाएं। हमेशा ये सुंदर है अपनी स्मृति को ढूंढ के निकालना, अपने खजाने को। ये सभी जानते हैं कि मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। अब आजकल वो प्रयागराज हो गया है जी। मैं वहीं जन्मी पली बढ़ी, वहीं सीखा सब कुछ, मेरी पढ़ाई एवरीथिंग। चूंकि मैं बंगाली परिवार से हूँ तो इसीलिए मेरे घर में ना थिएटर, गाना बजाना, इसका हमेशा माहौल रहा है। जी। मेरे फादर बहुत अच्छे थिएटर एक्टर थे, तो इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे घर में रिहर्सल्स होते थे गाने के, थिएटर के, तो हमेशा तो अब क्या है, घर की बच्ची है, अच्छा चल ये रोल भी कर दे, तो कहीं दौड़ के जाना है, पीछे खड़े होना है, पंखा झेलना है राजा रानी के सीन में, तो वो सब करती थी। इस तरह के रोल खूब किया है हम लोगों ने, मैं, मेरी दीदी, हम लोगों ने सब। लेकिन कब पापा की नजर सीरियसली हम पे पड़े कि नहीं ये काम कर सकती है, तो वो धीरे धीरे ही हुआ। और घर में जो लोग भी रिहर्सल के लिए आर्टिस्ट लोग आते थे, सब लोग बहुत प्यार करते थे। उन लोग कहते थे मेरे पापा को कि क्यों नहीं करवाते इससे। तब छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए, क्योंकि उस लेवल का काम हमने देखा ही नहीं था पहले कभी। तो वही हमारी जर्नी, वही सब कुछ था जो हमने सीखा। मेरा बेसिक उस तरह तैयार हुआ और उसके बाद थिएटर करना शुरू कर दिया हमने। फिर डांस ड्रामास किए हमने, नृत्य नाटिकाएं करते थे हम। और फिर मेरा जो पहला प्रोफेशनल काम करने का सिलसिला शुरू हुआ वो जब मैं कॉलेज गई। इलाहाबाद में PSO, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संस्था हुआ करती थी, तो वहां पर हम सब थिएटर करते थे जी। तो वहां पर जब मैं पहुंची तो वहां जाकर मैंने सीखा भी, दोस्तों के साथ काम भी किया। तो कुछ अच्छे नाटक उस समय किए, फिर बांग्ला में अच्छे नाटक किए। फिर कलकत्ते से जब आते थे प्रोफेशनल लोग, उन लोगों के साथ सीखा, उनके साथ काम भी किया, उनके वर्कशॉप्स किए। जैसे बादल सरकार, अगर उनका नाम सुना हो, जी, जी, तो बादल दा इलाहाबाद आए थे थिएटर वर्कशॉप करने, उनके साथ सीखा। इसी तरह से जर्नी बढ़ती गई, इस तरह से काम किया। बहुत बढ़िया। और वो एक इंसिडेंस है ना आपका कि आपने कहा था कि ठीक है मेरी शादी हो रही है तो आप ठीक है जो करेंगे बढ़िया ही करेंगे, लेकिन आप मेरी होने वाली फ्यूचर फैमिली से एक बात ये जरूर बोल दीजिएगा कि वो अपना पैशन यानी कि आर्टिस्ट, जो आप ड्रामा आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट, वो नहीं छोड़ पाएंगे। पूर्णिमा, आपने ये जो सवाल किया है ना, इसमें मेरी बहुत सारी चीजें एकदम से मेरे सामने आ गई जी। उसमें ये खासियत थी कि अब नेचुरली मैं थिएटर करती थी तो खूब सारे मेरे फ्रेंड्स थे। हाँ जी। खूब सारे गर्ल्स भी थी, बॉयज भी थी। तो परिवार में, मोहल्ले में ऐसा लगता था कि अरे ये लड़की ये तो लव मैरिज ही करेगी, ये तो ऐसा। क्योंकि मैं थी जॉइंट फैमिली की बेटी, मेरे घर में ताऊ जी, बुआ, पापा, हमारा बहुत बड़ा परिवार था इलाहाबाद में। तो ये हमेशा था। तो पापा मम्मी को हमेशा ये था कि ये किस दिन आकर बोलेगी कि माँ मुझे इसी से शादी करनी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आपको ना खुला माहौल मिलता है ना, तो तब आप इन सारी चीजों से दूर रहते हो, तब आपको जरूरत नहीं पड़ती इस तरह की चीजों। सही बात है। तो मैंने, जब मुझे पता चला मेरी दीदी की शादी के बाद कि मेरे लिए भी देखा जा रहा है रिश्ता विश्ता ये सब, तो मैंने उस दिन पापा मम्मी से यही कहा था कि माँ
जिसको बोलोगे, आप लोग जिसको ठीक समझोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, ये मुझे पता है। तो जिसे भी बोलोगे, लेकिन उनको ये बोल देना कि मैं थिएटर करूंगी और हर दुर्गा पूजा में मैं इलाहाबाद आऊंगी, कहीं भी रहूं, क्योंकि दुर्गा पूजा में इलाहाबाद में नाटक होते हैं, वो बिल्कुल। नाटक करूंगी। और दुर्गा पूजा इलाहाबाद जैसा और कहीं नहीं होता, ऐसा मतलब उस समय की यही सोच थी। तो ये आप बात कर लेना। एंड बिलीव मी, उसके बाद से अब मेरी शादी को करीब 34 साल हो गए हैं, एक भी बार दुर्गा पूजा में जाने का मौका क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण था, जब मैं शादी होके भोपाल आई, मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड और यहाँ की जो टीटी नगर कालीबाड़ी के लोग, इतना प्यार, इतना वार्मथ मिला ना कि यहाँ पे मुझे वही माहौल मिल गया। थिएटर करना, यहाँ के जो बड़े लोग थे सब लोगों ने इतने प्यार से अपनाया, और थिएटर करती थी, फिर शूटिंग्स करती थी मैं, फिल्मों की शूटिंग, सीरियल की शूटिंग। तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबका बहुत साथ रहा, बहुत प्यार से। तो मुझे वैसी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, है ना। आपने उस कहावत को सच कर लिया अपने लिए। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। इसमें मैं अपने आप की बहुत किस्मत की धनी मानूंगी कि मुझे इस तरह का ही परिवार मिला। मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे सिंगर थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सिंगर, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुई उस मामले में। हाँ, एक चीज का मैंने हमेशा ध्यान रखा, और मैं सबसे ये चीज बोलूंगी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब मेन प्रायोरिटी जो हमारे जीवन का था, वो था मेरा परिवार। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड, वाइफ, मतलब मेरी सास, मेरे ससुर, फिर मेरे बच्चे जी, उनकी पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग। मुझे मौके बहुत मिले कि मैं कलकत्ते शिफ्ट हो जाऊं बांग्ला सीरियल के लिए, मैं मुंबई चली जाऊं, कई बार मौके मिले, लेकिन मेरे बच्चे तब पढ़ रहे थे, स्कूल में थे, उनका कॉलेज, स्कूल सब कुछ था। तो ऐसे यहाँ पे रह के आपको जितना हो पाए, तो उस हिसाब से मुझे मौके मिले, उस हिसाब से काम किया। थोड़ा सा आप हमारे दिल से विद फैमिली को ये भी बताएं कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आफ्टर मैरिज, दुर्गा पूजा में पहली जो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ भोपाल की थी, और बहुत सारी छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं, वो आप शेयर कीजिए, हमारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे एक गुरु अलकनंदन जी थे, जो हमारे साथ इलाहाबाद में थिएटर वर्कशॉप करने आते थे। तो जब थिएटर वर्कशॉप करने आते थे, हम लोग सब क्लास 11, 12 या 7, 8 क्लास के थे, तब हम लोग करते थे। तो उसके बाद वो भोपाल आते थे, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शादी होके भोपाल आऊंगी। एंड फिर मैं जब शादी होके आई, तो मैंने अपने सास को बोला था कि एक अलकनंदन जी हैं, वो भोपाल में ही रहते हैं, और विभा मिश्रा हैं, तो उनसे कैसे मुलाकात हो पाएगी। अब मुझे पता नहीं, एक दिन मेरी सास मेरे पास आई, और आकर, वो अपनी लेडीज क्लब में गई थी, और आकर मुझसे बोल रही कि तुम किसी अलकानंदा को जानती हो? अलकानंदा बंगालियों में गर्ल्स के नाम होते हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानती। बोले वो तो कह रहे थे तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा पता नहीं किसकी बात कर रहे। बाद में मुझे पता चला वो अलकनंदन जी की बात कर रहे। जी। एंड फिर तो मैं बिल्कुल उछल पड़ी। हमने कहा आप कैसे जानती है? बोले नहीं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं जो हमारे क्लब में आते हैं मीटिंग में, तो उनसे बात हुई। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे लेके चलिए, तो दादा के पास गई, और दादा मुझे देख के बहुत खुश हुए कि चलो इलाहाबाद से यहाँ आ गए। तो वो मेरे थिएटर की पहली शुरुआत थी। मैंने विभा मिश्रा जी के साथ भोपाल में सबसे पहले क्रॉस पर्पस नाम का एक प्ले था, उसमें काम करना शुरू किया। और तब यहाँ पर भारत भवन रंगमंडल अपने पूरे मतलब शबाब पर था, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस थे। तो उसमें एक प्राइवेट शो था, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट किया, इस प्ले को। कला परिषद था, आजकल अलाउद्दीन खान वो हो गया एकेडमी, हाँ जी, वहां पे इसके शोज हुए थे कला परिषद में जी। बहुत ही सुंदर तरीके से विभादी ने इसको डायरेक्ट किया था, तब भोपाल के लोगों ने पहचाना। उसके बाद काम मिलना यहाँ, एक के बाद एक के बाद। मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, अच्छा काम और ईमानदारी से अगर हम काम करते ना, ऑनेस्टी के साथ, तो एक काम देख के आपको दूसरा काम मिलेगा। आपको जा कर बोलने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पहली जो मेरी फिल्म थी वो थी इन कस्टडी, एंड वो भी हॉलीवुड प्रोडक्शन,
Oh wow. yes, Hollywood production, Merchant Ivory, it was a huge production house. वो भोपाल आए थे, इन कस्टडी एक फिल्म शूट कर रहे थे। शशि कपूर और शबाना आजमी जी, ओम पुरी, टीनू आनंद, नीना गुप्ता, दिस वाज ह्यूज स्टार कास्ट। Wow. एंड उसमें अलग जी के थ्रू ही मेरी एंट्री हुई। Okay. छोटा सा ही कैरेक्टर बोला गया था, तो मैं और भोपाल के और भी 3-4 हम लोग थे, तो हम लोगों को बोला गया। अब हम लोग भोपाल के नगर निगम जो अभी है, हाँ जी, हाँ, तो एकदम वही उसके सामने, इकबाल मैदान के सामने नगर निगम का जो वो है, वहां एक बालकनी थी पहले, वो नगर निगम के ऊपर एक नीले रंग की। तो हम लोग सब उस बालकनी में ब्रॉथेल का कैरेक्टर कर रहे थे, वैश्याएं, यस यस। शबाना जी भी थी और भी लोग थे। तो हम लोग 3-4 गर्ल्स ऐसे खड़े थे और कैमरा नीचे लगा हुआ था इकबाल मैदान के सामने। और हम लोग तो वैसे ही सब तैयार, एक तो मैं उस समय नई नई दुल्हन थी भोपाल में, और मैं तैयार होके जब खुद को ही देख रही थी, मैंने कहा हे भगवान, ये कैसा रूप है, और घर जाके मैं बोलूंगी क्या, मुझे बहुत टेंशन। फिर जब हम लोग बालकनी में गए और पता चला कैमरा नीचे, और हम लोग को ऐसे खड़े होना है, अदाएं करनी है, और नीचे देखा तो कैमरा लगा और कम से कम 3000 पब्लिक मेन रोड पे, 3000 पब्लिक। और हम लोग जैसे ही खड़े हुए तो जो हल्ला वहां से शुरू हुआ, हो मैं कह रही हूँ, यहाँ मेरे ससुर या मेरे हस्बैंड के कोई अगर परिचित ने मुझे देख लिया, अब तो मैं घर वापस नहीं जा। लेकिन उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे शाहजहां, मतलब इस्माइल साहब के, वो हमारे पाँव के नीचे बैठे हुए थे और हम लोग ऐसे बालकनी में झुक के देख रहे थे। और वो नीचे से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना कहा, स्वास्तिका कॉल समबडी, जैसे बुलाते हैं ना वैसा। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। लेकिन अभिनय होता है जी, वो चीजें भी करते करते मैंने सीखा। आप, ये बात बिल्कुल सही है कि आप किसी भी किरदार को हम जब करते हैं तो ना आपको ढलना पड़ता है, बिल्कुल अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ढलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उससे डिटैच हो जाते हैं हम, फिर अपना स्वास्थ्य का। मैं एक टीवी सीरियल करती थी मिसेस भाग्यशाली के नाम से, ईटीवी का बहुत लंबा सीरियल था, उसमें मैं एंकरिंग करती थी। तो उसमें और थिएटर में फर्क यही था कि उस एंकरिंग में मैं स्वास्तिका होती थी, स्वास्तिका की पर्सनालिटी थी, मैं हंसती बोलती जो कुछ भी करती स्वास्तिका करती। लेकिन जब मैं थिएटर करती हूँ, नाटक करती हूँ, तो मैं उस किरदार को प्ले करती हूँ। बिल्कुल, कभी माँ, कभी बहन, कभी विलन का रोल, कभी डॉक्टर, जैसे भी किरदार मिले तो मैं कब उस किरदार को करती थी। उस समय स्वास्तिका नहीं होती थी, तो स्वास्तिका को या किसी भी आर्टिस्ट को अपने को उस किरदार में ढालना पड़ता है, और फिर उससे आपको निकलना भी पड़ता है। ये एक डिफिकल्ट जर्नी है, लेकिन ये तभी कर सकते हो जब आप डेप्थ के साथ काम करते हो। पूर्णिमा, आजकल के बच्चों में ना वो अभिनय का डेप्थ नहीं है। लाइन बोलना है, किसी तरह अपने बायोडाटा में 4 नाटक के नाम डाल लेने हैं कि हमारे ऑडिशन में जब आपका बायोडाटा जाए और तो आपको काम, अच्छा आपने 5 थिएटर में काम किया है या 10 थिएटर में काम किया है, चलिए आप मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। उसके अलावा फिर उसमें डायरेक्टेड बाय रिज्यूमे में वो भी आ जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर तो बहुत जल्दी से बनने लगते हैं आजकल, और जब इस तरह का काम करेंगे तो ये बहुत लंबा नहीं चलता। आप अगर आपका काम अच्छा होगा या डेप्थ होगी या गहराई से काम करोगे, तब ही आप लंबे दौड़ सकते हो। बिल्कुल सही। और मत समझो कि कहीं कोई कमी है। जो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पर, थिएटर हो, ओटीटी हो, टेलीविजन हो या फिल्म हो, इतने प्रोफेशनल लोग हैं, वो इतने तैयार हैं अपने फील्ड के, तो आप उनसे कोताही नहीं कर सकते अपने काम में। आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं तो और नहीं तो और लाइन लगी है। मल्टीपल चॉइसेस हैं। आपको अगर कोई ऑडिशन का मौका भी मिल रहा है ना, तो आपको उसी तरह के रोल के लिए लेंगे जिस तरह के उनके कैरेक्टर कैनवस में आप सूट करते हो। एग्जैक्टली, है ना। जैसे अगर किसी को वहां
एक बूढ़ी माँ की जरूरत है एग्जैक्टली या एक एजेड माँ की जरूरत है, वहां किसी जीरो फिगर वाली लड़की को नहीं लिया जाएगा। वो फिट ही नहीं है ना, मिसफिट है वो। मिसफिट है, और जी। वो मेकअप करके बूढ़ा बना के टीवी टेलीविजन और फिल्मों में काम नहीं होता। यस है एग्जैक्टली। ना? तो आजकल इतना रियलिस्टिक अप्रोच हो गया है। तो रियलिस्टिक अप्रोच के लिए आपको अभिनय जो करना है, आपकी आंखों से भी करना है, आपके पूरे बॉडी से करना है, आपकी उंगलियों से करना है, आपके एक एक मूवमेंट से करना है, वो अदाओं से करना है। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको उस किरदार के अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं सकते। सुपरफिशियली तो कोई काम वैसे भी नहीं होता ना, जब कोई तक काम आप अपना 100% नहीं देंगे। उससे भी ज्यादा मांगती है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा डिवोशन मांगती है, तभी आप कर सकते हैं। समय देना पड़ता है, समय देना चाहिए। पड़ता है, वो करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा परिवार रही जी लेकिन फिर भी मैं थिएटर करती थी। जी। तो जैसे मैं अगर 7 से 9 मेरे रिहर्सल का टाइम है, तो 7 बजे मैं जब अपने रिहर्सल हॉल में घुसी ना, मैं स्विच ऑन कर लेती थी, बस यहाँ तक। अब परिवार नहीं, अब आई एम हियर फॉर 2 आवर्स एंड 100% फॉर 2 आवर्स फॉर थिएटर। तो अब मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। तो वहां पर, और फिर वहां जैसे रिहर्सल खत्म हुआ, स्विच ऑफ। तो इस तरह करने के लिए भी आपको साधना की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायलॉग आपको याद करना है, आप रिहर्सल में तो कर नहीं रहे, अब घर में करना है। घर में 4 काम के बीच में फिर थोड़ी सी फुर्सत मिली तो आपने स्क्रिप्ट देख ली, कर लो। इसी तरह से काम के बीच बीच में किया। लेकिन अच्छे डायरेक्टर्स मिले मुझे, उस बात के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी भगवान का भी और आसपास के मेरे मित्रों का भी। अच्छे डायरेक्टर मिलने के कारण स्पीच पे काम किया, क्योंकि मैंने थिएटर का कोई कोर्स नहीं किया था। नहीं हाँ जी। हाँ, ना मैं एनएसडी गई, ना मैं भारतेंदु कला लखनऊ की थे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां गई। मैंने करते करते सीखा। और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ जब हम काम करते हैं ना, हर डायरेक्टर का अपना तरीका होता है काम निकालने, बिल्कुल, है ना। कुछ लोग स्पीच पे काम कराते हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज पे काम कराते हैं, कुछ म्यूजिक पे काम कराते हैं। कुछ लोग का डायरेक्टर्स एक कैनवस होता है, उसमें आर्टिस्ट काफी बौने होते हैं, लेकिन पूरा उनका जो कैनवस होता है उसमें वो किरदार कठपुतली की तरह होते हैं। इस तरह के भी डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे इन सब तरह के निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला। बादल दा के साथ हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे, बादल दा के साथ। हाँ, फिर मैंने नृत्य नाटिकाएं रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी की। तो नृत्य नाटिकाओं की खासियत ये थी कि वो नारी शक्ति पर होता था। टैगोर की नृत्य नाटिकाएं तो वो नारी शक्ति पर होता था। तो उसमें कभी पुरुष चरित्र भी करती थी, कभी फीमेल, क्योंकि मैं लंबी थी तो मुझे मोस्टली पुरुष चरित्र मिला करते थे नृत्य नाटिकाओं में। तो बड़ा मजा आता था। तो हमारी जो मतलब हमारी डायरेक्टर थी जो हम लोग को सिखाती थी, तो वो इस तरह से हम लोग तो वो भी सीखा। हाँ, फिर स्टेज में मूवमेंट भी सीखा। फिर यहाँ पर अलग जी के साथ काम किया, कारण जी के साथ काम किया, सरोज शर्मा जी के साथ काम किया, विभा मिश्रा जी, के.जी. त्रिवेदी, मतलब भोपाल के तो सभी बड़े जितने, अनूप जोशी बंटी जी के साथ काम किया, दीपू दास के साथ बांग्ला में काम किया, और फिर कुछ डायरेक्शन भी किए। तो आप इतने लोगों के साथ काम करोगे। और हमने नजीर भाई के साथ काम किया, फरूक शेर खान के साथ काम किया, बहुत उससे स्पीच उर्दू सीखा मैंने। मेरा एक प्ले है, अगर आपने या साथियों ने देखा हो, खाला कमाल की। हाँ, मैंने सुना हुआ है कि इस प्ले का नाम खाला बहुत पॉपुलर शो था। हाँ, एक अशोक बुलानी जी के निर्देशित कई प्ले किए। उसमें वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे, फिर माँ रिटायर होती है। हाँ जी, ये तो मैंने देखा है। माँ रिटायर होती है, तो बहुत पॉपुलर प्ले था। तो मतलब बहुत ही मजेदार जर्नी होती है थिएटर की। आप जो भी सपना देखो उसको उस किरदार में जी लो। सही बात है। ये है फिल्म। तो मैं देखिए, थिएटर में पैसा नहीं होता, बिल्कुल। हाँ, थिएटर में उतना पैसा नहीं होता। आप खुद ही अपना पेट्रोल लगा के रिहर्सल करते हो। आजकल तो थोड़ा बहुत मिलता भी है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल होता है। लेकिन फिल्मों में मिलता है, ओटीटी टेलीविजन पे प्रॉपर पेमेंट होती है। तो फिल्मों का काम कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज प्राइस में नहीं करती। लेकिन थिएटर के लिए स्वास्थ्य का को कोई बुलाएगा तो मैं तो घास की रोटी खा के जमीन पे भी सोच सकती हूँ।
इतना प्यार करती हूँ मैं थिएटर से। थिएटर गिव्स मी एनर्जी। जब वो वहां से मुझे वो शक्ति मिलती है, उसे मैं समाज में काम कर। आप रिटर्न कर रहे हैं ना। हाँ, आपको मिला है, आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, करेक्ट है ना, गिव एंड टेक। एकदम। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से ले करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज आप अपने प्रदेश को भी और देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है, इंस्टेंट वाली जनरेशन, तो इंस्टेंट वाली जनरेशन के लिए आपको क्या, मतलब आप क्या कहेंगे कि उनको अपनी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, कितना सब्र रखें और कैसे वो चीज़ों को प्लान करें कि वो भी अपने जीवन में आप जितना सफल हो पाए? अब सफल तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बड़े बैनर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मेरी अभी एक फिल्म आई थी उलझ, जी, जानवी कपूर जी के साथ। बिल्कुल। फिर जनहित में जारी जी, किया मैंने, फिर जी, माला किया आयुष्मान जी। खुराना के साथ। तो इस तरह से काम करके फिर स्त्री में किया, फिर स्त्री 2 में किया। अब आने वाली है स्त्री, हाँ, और अभी third आने भी वाली आएगी। है। यस, तो उसकी भी तैयारियां हो जाएंगी। तो इस तरह से काम किया। मैं हमेशा यंग जनरेशन को यही चीज बोलती हूँ, आजकल ये टीवी और ओटीटी देख के ना सबको लगता है कि सबको मिल जाएगा और सब मेन कैरेक्टर में आ जाएंगे। लेकिन मैंने जैसा बोला, पहले अपनी तैयारी करो। अगर आप छोटे से शहर या कस्बों में कहीं भी रहते हो, तो वहां पर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, उनके सानिध्य में जाओ, उनसे सीखो। फिर वहां से अगर आपको लगता है कि आप इसी को लेके आगे बढ़ोगे, तो आप उसको अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो, खूब कविताएं पढ़ो, खूब कविताएं। लोग पढ़ते नहीं आजकल। अच्छे नाटकों को पढ़ो, अच्छे लोगों की जीवनियां पढ़िए। मतलब जीवनी पढ़ने से आपको उनका स्ट्रगल पता चलता है कि किस तरह से, कहाँ से कैसे निकला जा सकता है। एंड उसके बाद आप अगर छोटे कस्बे में हैं, वहां से फिर आप शिफ्ट करने का प्लान करिए। लेकिन पाँव के नीचे जमीन को सशक्त करने के बाद तब आप अपने शहर को छोड़िए। बिल्कुल, ठीक है जी। और एकदम से किसी के कहने पे, हाँ तुम्हें हीरोइन बना देंगे, ऐसा कहने से आप कोई भी स्टेप न लें। और हमेशा ये जाने कि घर के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो आपकी भलाई की ही बात करते हैं। उनकी भी सुने, खुद के सोच का और खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करें, जी, फिर कोई सशक्त कदम उठाएं। ठीक। और फिर आप अगर मान लीजिए भोपाल भी आते हैं या किसी बड़े शहर में जाते हैं, अच्छे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और फिर ये तो कोविड के बाद कहते हैं, कोविड बहुत बुरा समय था, थिएटर वालों के लिए एक बून बन गया। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे छोटे शहरों के लोग, छोटे कस्बों के लोग, अब किधर से भी बैठ के पूरे हिंदुस्तान से हम बम्बई का ऑडिशन दे रहे हैं। जी। आपको बंबई में जाके वहां पर 1000 लोगों की लाइन में जाके अपना पोर्टफोलियो जमा नहीं करने की जरूरत है। आप ऑडिशन घर बैठे दे सकते हो, कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू। हर शहर में बड़े, मतलब भोपाल जैसे हर शहर में, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, वहां पर कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कास्टिंग कंपनी के यहाँ पर एजेंसी है। वहां पर आप कांटेक्ट करके अपना वो दो, प्रोफाइल दीजिए। और प्रोफाइल देने के बाद आप उस ऑडिशन को भेजिए, दिल से ऑडिशन को करिए, कैरेक्टर को समझ कर करिए। और फिर आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं, तब आप जाइए उसका मेन ऑडिशन देने के लिए। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया है, बहुत अच्छा मौका है ये। मतलब तो आप सोचिए, आज से 10 साल 12 साल पहले वही बंबई में जाओ, ठोकर खाओ रे, बैठे रहो, कोई नहीं, ऑडिशन दे रहे हैं, फेल फेल फेल, डिप्रेशन में चलता चला जाता है। अब इतनी असफलताओं के बाद घबरा जाते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं। और कितना पैसा कोई माँ बाप से ले लेके करेगा। ठीक है। एक चीज और है पूर्णिमा, मैं कहती हूँ ये सारी चीजों के लिए ना आजकल गलत ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे हैं, जो मैं वो नहीं करना चाहती किसी को भी। लेकिन हाँ, ये कर दूंगा, आप हमारे उसको ज्वाइन करिए, इस एकेडमी को ज्वाइन करिए, तो आप यहाँ पर इतनी फिल्में। किसी भी आप कंपनी को ही देख लो या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को देख लो जी, सबसे पहले बोलते हैं कैंपस करेंगे हम। बिल्कुल वही वाली स्थिति है। अब उस कैंपस से कितने को क्या नौकरी मिल रही है, कितने लोग सही जा रहे हैं, कितने कम हो रहा है। 2 साल बाद आपको निकाल भी दिया जाए शायद उस कंपनी से, उतना ही बात हो चुका होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ। कुछ इस तरह से भी चल रहा है। तो ये हर क्षेत्र में है। बिल्कुल है जी। कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको बुला रहे हैं,
फिर कभी कभी बहुत ही अनप्लेजेंट डिमांड भी होती है कास्टिंग डायरेक्टर्स की, समझ सकती हूँ। कमीशन की भी बात करते हैं, बिल्कुल। और लोग यहाँ पर बोलते हैं अरे बम्बई वाले पैसे नहीं देते। ऐसा नहीं है, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स, पैसे देते। पैसे आप तक नहीं पहुंच पाए जी। वो कितने सारे हर्डल से क्रॉस करके आपके पर, मान लीजिए 100 दिया बम्बई वालों ने, 80 लिया इसने, 60 लिया उसने, आप तक 20 रुपए ही पहुंच पाया। सही बात तो है। आपको लग रहा है बम्बई ने नहीं दिया, लेकिन इतने लोग हैं, सभी की रोटी चलनी है, ये भी मुश्किल है, सभी की रोटी चलनी है। लेकिन मुझे लगता है अभिनय जो है ये एक ऐश्वर्य शक्ति है, बिल्कुल, है ना जी। इसके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं थिएटर की पूजा करती हूँ। एक बात बताऊंगी, बहुत दिल की बात। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। जैसे नॉर्मली लोग बात करते हैं ना, घर में, परिवार में, कहीं बहस हो गई, कहीं कुछ होता है ना, कभी कई बार हो जाता है, दोस्तों में, परिवार में, ए नाटक मत कर, ए नाटक कर रही है, ए नौटंकी मत। मुझे ये सेंटेंस लगता है सबसे बड़ी गाली है। मुझे और कोई गाली इतना हर्ट नहीं करती अगर कोई मुझसे बोले नाटक मत कर, अरे ये नाटक स्टेज पे करना, मेरे को मत बताना। ओ माय गॉड, दिस इज मोस्ट हर्टिंग सेंटेंस ऑफ माय लाइफ। एग्जैक्टली। और ये बहुत नेचुरली लोग बोलते हैं, कविता सोच के भी शायद नहीं सोच के नहीं बोलते। थिएटर मेरी पूजा है, मेरी ईश्वरीय शक्ति है, तो मैं उसके साथ ना इस तरह के शब्द सुन, मैं चुप हो जाती हूँ, फिर वहां से अपने आप को डिटैच कर लेती हूँ। ये खैर मेरी नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपके मन में कोई विचार आया तो हमें उसको बोलना चाहिए। हमेशा ये लगता है मुझे। बड़ा मजा आता है। मैं ना कई तरह के किरदार निभाए मैंने, खाला, बिरजीस कदर का कुनबा, और इस तरह के मुस्लिम लेडी का किरदार। फिर मैंने पंजाबी लेडी के किरदार निभाए हैं कई बार। फिर मैं यहाँ पर नजीर भाई के साथ किया था मैंने, वो प्ले भी बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था, जलियांवाला बाग के ऊपर जी हाँ था वो किया था। तो ये बहुत अच्छी किस्मत रही कि मुझे बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स मिले। तो कभी कोई ऐसा ड्रीम नहीं, अलग से कुछ नहीं रहा, हर किरदार। और मैं एक चीज देखती हूँ कि मैं क्या दे के जा रही हूँ इस किरदार से, मैंने समाज को क्या दिया। कुछ नाटक ऐसे हैं जिसमें हम सोल्यूशन बताते हैं, कुछ नाटक ऐसे हैं जो हम ऑडियंस पर सवाल छोड़ते हैं कि आप सोचो क्या हो सकता है। इस तरह के भी नाटक किए। तो मेरे नाटकों की अगर फहरिस्त देखी जाए तो उसमें हर तरह के, कॉमेडी किया मैंने, माँ किया, बहन करी, बेटी करी, तो किरदार मिलते गए, करती गई। सही बात है। और कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी एक सवाल आ रहा था कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप अपना थिएटर का और फिल्मों का? वाइसी वर्सा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, साहित्य समाज का दर्पण है। जी, ठीक है। तो और थिएटर से लोक शिक्षा होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, आप थिएटर से लोगों को शिक्षा देते हो, लेकिन थिएटर क्या है, वहीं से तो उठाया हुआ गया है। कहानियां जो है समाज की ही तो है। हाँ, ऑब्वियसली कोई इंसिडेंस हुआ था, वो था, उसी को लिखा है लेखक ने। जी। आज से 2000 वर्ष पूर्व क्या हुआ करता था, कैसा समाज था, किसी ने, शेक्सपियर ने या किसी ने लिखा है नाटक ना जी, कि उस समय ऐसा नाटक था। ब्रेख्त ने लिखा है, सैमुअल बेकेट्स ने लिखा है, अल्बर्ट कामू ने लिखा है, इस तरह लिखा है ना। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या, तो वो जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, साहित्यकार थे, उन लोगों का लिखा हुआ हम आज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम समाज को बता रहे हैं कि उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, आज का क्या है। क्या ये नाटक आज भी समसामयिक है, क्या ये करने लायक है, क्या उस समय था अब नहीं है? नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं, कभी नहीं होता। तब हमें लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर क्या दूरदर्शी थे, उन्हें कैसे पता था कि अभी ये होगा। या उन्होंने छुआछूत पर कितना सुंदर उन्होंने नृत्य नाटिकाएं लिखी हैं, और अमीर गरीब पर उन्होंने किया है, रेसिज्म पे काम किया है। रेसिज्म पे बाप रे, इतना सुंदर टैगोर की कहानियां हैं, शरद चंद्र की सारी नारी प्रधान कहानियां, आप परिणीता देख लो, और भी देवदास देख लो, क्या कहानियां हैं, क्या उपन्यास है। तो ये आज भी हम जो कुछ भी हम समाज को देंगे ये रह जाएगा,
लोगों के मन में। और एक चीज निकल के आती है कि कहीं कोई अगर ऑडियंस में बैठा एक भी आदमी उस नाटक से अपने को रिलेट कर ले, बिल्कुल रिलेट कर ले, तो वो अपने नेचर का कंसिक्वेंसेस भी देख लेगा जी, कि अगर मैं भी तो ऐसा ही करता हूं या करती हूं, तो अच्छा ये करती हो तो ये निकलेगा, ये होगा। हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है वो बिगड़ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इतना इम्पैक्ट, क्योंकि थिएटर जो है वो दृश्य श्रव्य है, बिल्कुल, है ना। तो वो देखते भी हैं और आंखों के सामने और कानों से हम सुनते भी हैं, पूरा फुल एब्जॉर्प्शन, फुल ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप उसको आत्मसात करते हो। बिल्कुल। और हो सकता है हम ऐसा करते हैं और थिएटर में देख रहे हैं, और थिएटर में हम किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है जी, लेकिन आप वो किरदार वो करके निकल गया, ठीक है। अब सामने वाले की मन की फीलिंग क्या है वो हम किरदार में दिखा रहे हैं। ऑडियंस में बैठा हुआ आदमी वो सोच रहा है, अरे मैं तो आज घर में कमला, पुष्पा या नीरा, जिसको भी मैंने इस तरह से बोला, उसके बाद वो अगर रो रही थी या दुखी, इस तरह दुखी हो रही होगी, है ना। हो सकता है उसको रियलाइजेशन हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कौन सी बात किसको हर्ट कर जाए, यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं पूर्णिमा जी, हमें समझ नहीं आता। स्पेशली पति पत्नी के रिलेशन में हमें मालूम है आज हमारा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या किसी बात पे बहस हो रही है, अगले दिन हमें नॉर्मल जीवन जीना है। हम वो दोस्त नहीं है कि हम मुंह फिरा के बोल दिए ना, जा तेरे से बात नहीं करती, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इन सारे रिश्तों के बैलेंसिंग को ही हम थिएटर में दिखाते हैं, और आपको उस किरदार में कहीं ना कहीं घुसना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। पहले आप जो फील करेंगे वही आप दे उसके पाएंगे। बगैर करना तो बहुत मुश्किल है। मैं पता है जब रेलवे स्टेशन पे बैठती हूँ या एयरपोर्ट पे बैठी हूँ या किसी भी क्राउडेड जगह पे, तो मैं ना बैठे बैठे लोगों को ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि ये किरदार ये क्या कर रहा है। आजकल तो आप हर जगह देखो, कोई सब मोबाइल लेके ही बैठे रहते हैं मोस्टली, नहीं तो कोई किताब पढ़ रहा होगा या कोई इधर उधर कर रहा होगा, या किस तरह के, तो कितने कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे, हमारे चारों तरफ इतने किरदार घूम रहे हैं, उसी को उठाओ। और उस बच्चों को बोल रही हूं मैं कि देखो इस तरह के किरदार उठाओ और छोटे छोटे ना इम्प्रोवाइजेशन करके अपने ऑडिशंस बनाओ, और आप देखोगे कि आपको खुद मजा आएगा। बहुत मजा आता है कि अगर हम देखते हैं कोई बूढ़ा, कोई भिखारी है, कोई दुकान वाला है चिड़चिड़ा, हाँ ठीक है, लेना है तो लीजिए, मत लीजिए ये, और कुछ है अरे भैया ठीक है ना, ये पसंद नहीं आया तो ये भी ले लो। हर तरह के लोग हैं। हाँ, स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, आपको इन्फ्लुएंस जो करते हैं। आपके घर में कोई बूढ़ी माँ दादी है, या कोई इंटरेस्टिंग चाचा है, या इंटरेस्टिंग बुआ है जो आंख नचा के बात करती है ना, या किसी का कोई तकिया कलाम है जी, होता है ना जी, वो बार बार एक ही चीज रिपीट करता है। इस तरह के किरदारों से अपने आप को प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर जब आप करोगे ना, तब कोई ऑडिशन जैसे ही आएगा आप किसी न किसी से मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो आपको उनके दिए हुए डायलॉग को करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये ढालने में ये चीज मैं हमेशा करती हूँ, बहुत मजा आता है फिर आप। और इस तरह के रोल भी जब आते हैं तो आप कभी एक एक्सरसाइज करके देखना चाहिए बच्चों को। मान लीजिए आपके स्कूल का एक गार्डन है, मैदान है स्कूल का, वहां एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, काफी पुराना नीम का पेड़, ठीक है। वो नीम का पेड़ शायद पिछले 40-50 सालों से वहां लगा हुआ है। हर साल स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं। नीम का पेड़ वहीं खड़ा है। अगर उस नीम के पेड़ को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, अगर वो बोलने लगे, वाओ कितना इंटरेस्टिंग, तो क्या बोलेगा वो? इस टीचर की बात, 2 बच्चे वहां बैठ के टिफिन खाते थे, दोनों में क्या बातें हुई, या लड़कियां वहां गेम खेल रही है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई खो खो खेल रहा है, बच्चे आए गए, अरे देखो उसको चोट लग गई, हमें दिखाई दे रहा है, वो बच्चा गिर गया, 2 लोग चले गए, तीसरा आके दौड़ के उसको शायद उठा रहा है। तो वो नीम का पेड़ कितना बोलेगा? मतलब ये सारी चीजें, ये सोफा घर का, या फिर घर के गेट के बाहर कोई गाय, वो रोज आती है, घंटे बांध के रोज आती है, आके वो एक घर से उसको रोटी मिलता है,
दूसरे घर के सामने भी जाके बोलती हो रोटी नहीं मिलता, तो वो गाय क्या सोच रही है, ये तिवारी आंटी आज रोटी देगी, नहीं 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 देगी, नहीं देगी। फिर चलते हैं, फिर पुरोहित आंटी देंगी, फिर वो मटकते हुए आई हो। इंटरेस्टिंग। वेरी नाइसली यू कैन डेवलप योर स्किल। आप इसकी इम्प्रोवाइजेशंस करो, आप देखोगे क्या मजेदार निकलेगा। आप थिएटर से प्यार करने लगोगे, और जैसे ही बच्चे आप लोग थिएटर से प्यार करोगे, तब आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली उसकी गहराई में चलते चले जाओगे। यही कहना। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने, जिसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दिया है। और अभी तो खैर वैसे भी देखा जाए तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं यंग जनरेशन के लिए। बहुत। थिएटर नहीं करना चाह रहे, ओटीटी। आपके खुद के शहर में आज हमारा भोपाल शूटिंग का हब बन चुका है। एकदम। हर नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई शूटिंग्स चल रही होती हैं। तो आपकी ये जो सीख है वो हमारी जो यंगर जनरेशन जो चाहती है इस फील्ड में करियर बनाना, वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, इतनी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा आंखों में पट्टी बांध के ना दौड़ी जाए। बिल्कुल, है ना, आंख कान खुले रखो, पांचों इंद्रियां जागृत रखो, और फिर जाओ। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, बॉम्बे ही निकल जाऊंगी और बॉम्बे जाके मेरे को तुरंत आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। स्पीच, वॉइस मॉड्यूलेशन, इस पर काम करो, तैयारी करो, और कोशिश करो कि यहाँ पर जो ओटीटी टीम आई, यहाँ फिल्मों की टीम आई, उनके थ्रू कोई अच्छा काम मिले, तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू तब आप जाओ और जाके मुंबई में काम करो। और ये बात तो तय है कि मुंबई में थिएटर वालों की बहुत अलग सी इज्जत है, अलग सी इज्जत है। ये मैंने फील किया है, क्योंकि वो रॉ फॉर्म है ना, एकदम जड़ से रूटेड है वो, मतलब सबको मालूम है। हाँ। और कैमरा टेक्निक थोड़ा अलग है, लेकिन थिएटर में जैसे है हम लोग को ये बताया जाता है कि लाउड बोलो, और फिल्मों में ऐसा नहीं क्योंकि ये माइक लगा है, आप फुसफुसा के भी बोलोगे तो भी वो आप तक, इसीलिए आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा ओवर करने की जरूरत है। आपकी एक बूंद भी गिरेगी ना तो भी दिखेगी, तो भी वो दिखेगा। तो इस तरह से अपने आप को डिफरेंशिएट करना सिखाओ कि ये अभिनय फिल्मों का है कि ये अभिनय थिएटर का है। हाँ, ये टेलीविजन का है। टेलीविजन में शायद डबिंग नहीं होती, फिल्मों में डबिंग होती है। टेलीविजन में ये माइक है, जो बोल दिया बोल दिया। फिल्मों में 2 महीने बाद आपकी डबिंग हो रही है, आपको उसी मूड में आना है, उसी, अगर रोने का है या जो भी आपका हंसने का सीन है तो आपको उस मूड को कंटिन्यू करना है। डबिंग इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और उसके बाद थिएटर आपका है, जो आपको तुरंत ऑडियंस से रेस्पॉन्स है। गलती की तो हो गई, वो आप सुधार नहीं सकते। इसीलिए थिएटर में इतने रिहर्सल्स की जरूरत होती है। आप जितना रिहर्सल करोगे तो उसका वो निकल के आएगा। और एक बात है कि जैसे छोटे शहर वाले बच्चे होते हैं, वो बड़े जल्दी ग्लैमर को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसको इफेक्ट नहीं करें आप अपने आप को, उसको वाइजली चीजों को हैंडल करें, और प्रॉपर चैनल जरूर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, मौके जो मिल रहे हैं उन मौकों की आप पहले जांच पड़ताल कीजिए। ऐसे आंख बंद करके कहीं भी मत चले जाइए। बिल्कुल सही कहा, वाइजली जैसा आपने कहा। तो लोगों से सुनिए, लोगों की बात समझिए, और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए। दोनों को मिला के तब डिसीजन लीजिए। हाँ, किसी के कहने पे नहीं उसने बोला बहुत अच्छा, ऐसा मत करिए। बंबई में हर तरह का वो है एकेडमी, हर तरह की मिल जाएगी जो आपको थिएटर सिखाएगा। तो आप यहाँ के लोगों से, लोकल जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करिए, फिर बंबई के उनको कोऑर्डिनेटर्स से बात करिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स से बात करिए, फिर आप जाइए। ऐसा नहीं है काम मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप भोपाल में रहकर भी बहुत काम कर सकते हो और बंबई में जाके कर ही सकते हो। फिर आपकी मेहनत और आपका लक दोनों। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। अच्छा, मुझे अब एक चीज पूछनी है आपसे। वैसे तो जो माँ होती है ना, उसको अपनी दोनों आंखों से प्यार होता है। सब 10 बच्चे भी होंगे ना तो 10 से प्यार होगा। और मुझे ये पक्का पता है कि आपने जितने भी फिल्म्स या जितने भी थिएटर किए होंगे, आपको सभी बहुत प्यारे होंगे। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई एक ऐसा फिल्म या कोई ऐसा एक उस फिल्म से जुड़ा हुआ वाकया जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे।
थिएटर का अलग वाक्य, थिएटर तो बहुत सारे ऐसे थिएटर हैं जो मेरे सचमुच दी। आरक्त क्षण एक प्ले किया था मैंने, वो अनूप जोशी बंटी साहब उसके डायरेक्टर थे, और आरक्त क्षण हम लोग कोलकाता नांदीकार में किया, और फिर यहाँ बम्बई में किया, अर्थदोष किया, बहुत सारे प्लेस किए। आरक्त क्षण में एक किरदार था, मतलब माँ बाप और बेटी, तीन किरदार। और जब मंच ओपन होता है उसमें यह है कि माँ थोड़ी सी अनमनी सी रहती है। अनमनी क्यों? क्योंकि आज से 2 साल पहले वो दिन, जिस दिन वो थिएटर मतलब वो मंच में हम लोग जो दिन दिखा रहे हैं, उस दिन उसके 24 साल का बेटा फौज में शहीद हो गया था। तो उसके बाद से ना माँ कुछ अनबनी, मतलब एक अलग सी रहती है, चुपचाप रहती है। अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो या तो बेटिया पे निकालती है या तो पति पे निकालती है। इतने में वो बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, और भाई का कमरा खाली है, वो वहां किसी को ये घुसने नहीं देती है। उसकी माँ रोज साफ करती है, नहीं मुन्ना आएगा, मुन्ना आएगा। और बाप और बेटिया मिलके तय करते हैं कि एक चलो किसी पेइंग गेस्ट को हम लेकर आते हैं, तो कम से कम वो रहेगा तो इसका ये पागलपन इसका खत्म होगा। तो ये अपने कॉलेज का ही एक फ्रेंड है जो गांव से आया है और एक घर ढूंढ रहा है पेइंग गेस्ट, तो उसको लेके आता है कि देख लो भैया, तुमको अगर ये कमरा ठीक लगे तो तुम रह लो। अब वो आता है, माँ से मिलता है, वो तो नॉर्मली आता है, तो पता नहीं माँ उसको देख के बहुत अजीब सी हो जाती है, उसको लगता है उसका मुन्ना आ गया। अब वो उस कमरे में है अपने, और वो कॉलेज जाता है तो उसका कमरा ठीक करती है, उसको चाय बना के देती है, उसके कपड़े धोती है। तो वो आके थोड़ा मतलब इरिटेट होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मत करो ना आंटी, मैं कर लूंगा। नहीं बेटा, तुम ना वो गलत मैगजीन पढ़ते हो, वो मत पढ़ा करो। तो ये एकदम अचकचा जाता है, उसके नीचे, तकिए के नीचे वो मैगजीन रहता है। और वो लड़के के कमरे में घुस जाती है बीच बीच में, जाके बोलती है मेरा सर दबा दो, बताओ मैं किस रंग की साड़ी पहनूं। तो बिटिया इरिटेट होने लगती है और बिटिया को बोलती है कि जाओ तुम उसको राखी बांधो। नहीं बांधूंगी मैं, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई मर गया है। बाप दोनों के बीच में फंस जाता है, बहुत खूबसूरत है। और लास्ट में वो ब्लास्ट करती है और चीखती है। तो वो प्ले जो था उसमें मैंने माँ का किरदार किया था। तो बहुत ही सुंदर प्ले था और बहुत पॉपुलर। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन नहीं था कि मेरा बेटा अब नहीं है, उसको झकझोरने की जरूरत थी जी। ये समाज में इस तरह की महिलाएं जो होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो झकझोरना, वो एक पॉइंट पे उसको झटकने की जरूरत होती है, तो वो रियलाइज करती है। हाँ, और रिलेटेबल भी है ना कई जगह रिलेटेबल है। और लोग ना उससे मतलब पैथोस करते हैं या करते, आहा वो बेचारी, लेकिन वो अकेली बेचारी नहीं, बेचारे पापा भी थे, बेचारी उसकी बिटिया भी है, वो भी तो घर के माहौल में एक मतलब अजीब सा माहौल फील करते हैं ना, वो भी परेशान हो जाती है। लाली चाय बना के ला, तो वो आके माँ को चाय दे, मैंने कब बोला चाय बनाने के लिए, क्यों बना के लाई। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत, एक साइको कैरेक्टर थी वो लेडी, वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद था। और भी नाटक है, माँ रिटायर होती है, मुझे बहुत पसंद है। माँ रिटायर होती है तो मैंने भी देखा है। अच्छा, खाला मुझे बहुत पसंद। खाला कमाल की, ये फरूख शेर खान साहब का जो नाटक था, इसमें एंड जो मतलब ये पूरी कहानी भोपाल गैस त्रासदी पे था और सिटी की कहानी थी कि वो लेडी गैस ट्रेजेडी में उनके हस्बैंड चले गए, और उसके पहले जब बाबरी मस्जिद वाला वो समय आया था, जब भोपाल में दंगे हुए थे जी, उस समय इनके दोनों बेटे चले गए। तो अब वो लेडी अकेली है, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देती, मोहल्ले में सबका ध्यान रखती है। उस लेडी का जो आंगन है वहां सब महिलाएं आ जाती हैं बैठने, कोई बड़ी डाल रहा है, कोई सिलाई कर रहा है मशीन से, कोई जरी बना रहा है, किसी की पतंग टूट गई तो बच्चे को पतंग मिलने ही लगा रही है, वो लेडी है। और बाद में जब उस लेडी को एक झटका लगता है वो, और फिर वो ब्लास्ट करती है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसी नहीं थी हमेशा से, मेरा भी एक परिवार था। बहुत ही खूबसूरत प्ले है। तो वो प्ले अब होने भी वाला है। चलिए फिर हमारे पास तो मौका भी है, हमारे पास, हम देखेंगे जरूर, इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। मई में होने वाला है वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक बात और है कि जो हमारी आज की जनरेशन है, ये आपने बता ही दिया कि उसको इतनी ग्रैंड एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए,
कि हमारी जो शुरुआत है वो हमेशा बड़े ही स्तर से होगी, बिल्कुल नहीं। है ना। लेकिन जैसे फिर भी कई लोग बिना सोचे समझे कुछ चीजें कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए हम क्या, जैसे हमारे पास कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे पास कोई सही दिशा दिखाने वाले भोपाल में कोई इंस्टीट्यूट्स हैं? नहीं, इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे थिएटर ग्रुप हैं हाँ हाँ। जहाँ पर जाकर आप रेगुलर थिएटर कर सकते हो, और वो लोग अच्छा सिखाते हैं, ऑनेस्ट लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानती हूँ, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहां जाकर सीखने से वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे और फिर मौके भी मिलेंगे। ऑडिशंस वगैरह होते हैं तो इन आर्टिस्टों को भी भेजा जाता है, जिसमें एक है द राइजिंग सोसाइटी है, वो बहुत अच्छा है। सरफराज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अच्छा काम, सरोज दीदी बहुत अच्छा काम कराती हैं, स्पीच पे काम कराती हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं। फिर केजी भाई के ग्रुप में बहुत सारे अभी आदर्श हैं, और उन लोग सब काम करा रहे हैं बच्चों से, अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे जो रेप्यूटेड ग्रुप हैं वहां पर जाइए, काम करिए, तो आप देखेंगे आपकी खुद की भी तैयारी होगी, और जरूरी नहीं पहले दिन आप गए तो आपको मेन रोल ही मिल जाएगा। सीखिए। कलकत्ते में तो ये कहा जाता है कि उत्पल दत्त साहब या शंभू मित्रा जी या नांदिकार में तो शुरू के 2 साल सिर्फ कमरे के बाहर के जूतों को सीरीज से लगाना, ये काम भी करना पड़ता था। या कमरे का पोछा लगाओ, या चाय लाके आर्टिस्टों को दो। तो मुझे लगता है ऐसा हर फील्ड में होता है। जैसे टेनिस सीखने वालों को बॉल ही उठानी पड़ती है पहले, क्रिकेट खेलने वालों को पानी पिलाना पड़ता है ग्राउंड पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, तो आप वो करो और उस प्रोसेस में रहो। हाँ, प्रोसेस में आप जब तक रहो, जरूरी नहीं जाके अपना डायलॉग बोला वही प्रोसेस है। आप बैठो, उन लोग की बातें सुनो, डायरेक्टर्स किस तरह उनको बोल रहे हैं, तो वो जितना आप प्रोसेस के अंदर रहोगे ना। आजकल के बच्चे के रिहर्सल, अच्छा कितने दिन का रिहर्सल है? 10 दिन। मेरा 2 दिन का शूट है, मैं उधर जाऊंगा, मैं 3 दिन का शूट है, उधर चला जाऊंगा। प्रोसेस से निकल जाते हो। अब थिएटर करना है, उसी थिएटर को हाँ बोलो जहां पर आप सफिशिएंट समय दे सकते हो। बिल्कुल। थिएटर समय मांगता है, जल्दी है ना, हर चीज जल्दी, इंस्टेंट जल्दी हर चीज होना है। और मुझे आपकी बातों से मैं भी बहुत ज्यादा मतलब एग्री करती हूँ कि कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती। ना। बहुत सारा देने के बाद बहुत थोड़ा सा मिल पाता है। बिल्कुल सही। ये जीवन में भी है। हाँ। सिर्फ थिएटर नहीं, जीवन में भी है कि आप खूब सारा दो, उसके बाद इतने की उम्मीद रखो, तब जाके आप उसको कर पाओगे। नहीं तो आप हमेशा मतलब आप डिप्रेशन में ही रहो, डिप्रेशन और सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे ना आप, क्योंकि आप अगर इतना सा देकर इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कभी नहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट होंगी ना, नहीं होगी कभी। और अगर आपको ज्यादा देने के बाद थोड़ा भी मिला तो आपको बहुत खुशी होगी कि अरे इतना करने के बाद। और चलो, पता है, चीजों को लेट गो करो, लेकिन वहां पर करो जहां अपने हैं, जहां आपको प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी बातों को लेट गो करो। और जहां आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो वहां से डिस्टेंस क्रिएट करो। जी हाँ, तो वो, और ईश्वर ने एक शक्ति सबको दी है, 6th सेंस, बिल्कुल, जो 6ठा इंद्रिय है, उस पर हमेशा गौर करो और उससे जांचो लोगों को। उससे जांचने के बाद फिर आगे बढ़ो। और नहीं, पर आप जैसा सब कोई डेस्टिन नहीं होता ना, आपको तो सारे मौके, मतलब क्या कहें, अब सारे सोर्सेज, हाँ सारे सोर्सेज बड़े जेन्युइन थे ना, ऑथेंटिक और जेन्युइन। और क्योंकि ना मैं कभी दौड़ी नहीं बहुत। हाँ, यस एग्जैक्टली, मैं कभी भी नहीं दौड़ी, इससे ये मिला, उससे वो मिला, इस तरह से ही काम। आप किसी के पीछे नहीं गए, सारे चीजें सब आपके पीछे सब आई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आजकल इन दिनों में दुबई रह रही हूँ, दुबई में रहती हूँ, कुछ कारणों से आजकल दुबई रहती हूँ। दुबई में भी जब मैं पहुंची तो मुझे लगता था यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं जानता, क्या करूंगी मैं यहाँ, क्या करूंगी, परिवार। लेकिन वहां पे मैंने एक छोटा सा परफॉर्मेंस का एक दिन मौका मिला, एक हॉल में उनके, और मतलब उनका प्रोग्राम था, उसके बीच में मेरा एक छोटा सा था, वो मैंने किया। बस वो दिन और आज का दिन सब पहचान रहे हैं, बस अपने काम और काम से लड़ाई करो। मतलब किसी से आपका मनमुटाव है या गलत बहस है या कुछ भी है,
अपने काम से अपने आप को प्रूव करो, मत जाके बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, नहीं जरूरत है। अपना काम दिखा दो ना कि सामने वाला खुद ही समझ जाए। सही बात है, बहुत जरूरी। एक्शन से प्रूफ करो ना, एक्शन से प्रूव करो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सुन के हमें अच्छा लगा कि आप दुबई में आपको एक छोटा सा मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। अभी मैं उनके साथ और आपने वहां पर हमारे भोपाल का सिक्का जमा दिया कि ये कहाँ से हैं, ये भोपाल से हैं। हाँ, और ईश्वर की कृपा से इलाहाबाद में पली बड़ी, इसलिए हिंदी आती है जी। और चूंकि बंगाली परिवार से हूँ तो बांग्ला भी आता है, तो इंग्लिश हिंदी बांग्ला बहुत एक साथ काम किया। छत्तीसगढ़ी मूवी करी मैंने जिसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला, बेस्ट कैरेक्टर एक्टर, तो वो भी कर लिया। भोजपुरी फिल्म भी करी मैंने निरहुआ प्रोडक्शंस के साथ। ये देख के वो मिला, वो देख के वो मिला। नहीं, और वैसे भी हमारी इंडियन वुमन की जो होती है एक खासियत होती है, वो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उसके जैसा। तो हम जहाँ रहते हैं हम उनको सबको अपना लेते हैं। आपकी जो आदत है, आपका जो नेचर है, आप ठीक उसी लोगों के बीच में रम जाओगे और उनको भी अपना बना लेते हैं हम, है ना, कोशिश भी करते हैं कि हम उनको अपना बना लें। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चल रही है और मेरा रुकने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा पॉज लूंगी और पॉज इस वादे के साथ लूंगी कि जब भी आपका कुछ भी नया अच्छा होगा जी जी, तो आप मेरे साथ जरूर आएंगे मिलने के लिए, मुझे शेयर करने के लिए। जरूर जरूर। और इसी वादे के साथ आज की बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन चलते चलते हम डॉक्टर स्वास्तिका जी से अपने पूरे सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि यंग या छोटे या बड़े या लड़कियां, जो भी इस फील्ड में हैं या आने वाले हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्लीज एक संदेश दीजिए उनको। ओहो, संदेश तो मैंने अपनी बातों में ही दिया। खुला आकाश है, खुला मंच है, उड़ने के लिए आसमान है आपके पास, लेकिन सही तरह से पंख फैलाएं और फिर आगे बढ़ें। और गुरुजन हैं, अगर कोई कुछ बोलता है या जहां आप अच्छा काम सीख रहे हैं वहां किसी ने कुछ बोला, इतना माइंड मत कीजिए, गांठ बांध लीजिए गुस्से में, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि इसने मुझे ऐसा बोला, इसको तो मैं भूलूंगी ही नहीं। और फिर जब आप समाज में निकल के, उस गुरुकुल से निकलकर आप जब काम करोगे, तब जब कभी कोई कठिनाई या परेशानियों का हर्डल आएगा तो एक एक गांठ खोलिए, आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि वो आपके गुरु का आशीर्वाद होगा। याद रखना। कितना सुंदर संदेश दिया दीदी आपने मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी। दिल से विद फैमिली आप यहाँ पर आए, आपने दिल से विद पूर्णिमा के साथ इतनी सारी प्यारी बातें की, ये टोकन ऑफ लव मेरी तरफ से। सो नाइस, थैंक यू सो मच पूर्णिमा, थैंक यू। क्यों लवली, क्या बात, बहुत सुंदर है, मेरे को रुला दिया तुमने। नहीं नहीं आपको कैसी लगी आज की बातचीत? बहुत अच्छी लगी। पता है, मैं स्मृति चारण कर रही थी, मैं बचपन में चली गई, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत पुरानी बातें याद आ गई और बहुत अच्छा लगा। कभी कभी होता है जिंदगी की कुछ परेशानियों के बीच में ना, ये ठंडी हवा का झोंका था, बिल्कुल बहुत आनंद आया। और मैं तो आपको फिर भी कभी भी शायद ना भूल पाऊं, क्योंकि जो मेरी एक छोटी सी एक एज होती है ना, जिसको जिस नई नई शादी हुई होती है 22-23 इयर्स की एज में, तो उस टाइम मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी। ओहो, और वो मौका था मिसेस भाग्यशाली ईटीवी मध्य प्रदेश भोपाल का। जी। तो मैं उसमें आपसे मिली थी, तो आपने मुझे उस टाइम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, आप क्या करने चाहते थे, आपकी क्या मतलब एस्पिरेशंस थे, अब आपकी शादी हो गई, अब आप कैसे उनको पूरा करोगे या कब करोगे। तो उसमें मैंने जो जो बातें बोली थी, मैं बहुत छोटी थी, मतलब अगर मैं वो स्क्रीन खोलकर देखती हूँ, 20 साल पहले की बात होगी, ऑलमोस्ट 24 years, 24 years, yes, when I was just 23.5 years old। 2002-2003 की बात है। 2002 एग्जैक्टली 2002 मार्च या अप्रैल। तो मेरी यादें उस टाइम से आपके पास जुड़ी हुई हैं। आज के इस इतने इंटरेस्टिंग डिस्कशन ने हमें सिखाया
कि ग्लैमर से भरी हुई दुनिया में कितना डेडिकेशन और कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है। दिल से विद पूर्णिमा का मकसद भी सिर्फ इतना ही है कि आपसे वो जर्नीज हम शेयर करें जो रियल हो, इंस्पायरिंग हो और आपके दिल को छू जाएं।